अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत आइंदा बल्दियाती इदारे तहलील नहीं कर सकेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती करियर के आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 कालादम करार दे दी। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद भी बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों की मुशावरत से ही मंसूबे शुरू कर सकती है। बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती कैरियर का आखिरी फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारे तहलील करने का अख्तियार खत्म कर दिया गया। मकामी हुकूमतों का इंतजामी अमूर और फंड्स पर हक भी तस्लीम। अदालत ने सूबाई और मकामी हुकूमतों के अख्तियारात में टकराव वाली शिकों में तब्दीली करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के अख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा मकामी हुकूमत की मुशावरत के बगैर शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी अख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। फैसले में मजीद कहा गया है कि सिंध हुकूमत तमाम बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की फराहमी इस तरह यकीनी बनाए कि कोई शोबा या इलाका नजरअंदाज न हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढाले जाएं। मलीर, लियारी, हैदराबाद, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज और वाटर बोर्ड के कवानीन में भी जरूरी तरमीम की जाएं। MQM पाकिस्तान ने सिंध के मुतनाज़ बल्दियाती कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। कहा, फैसले के बाद सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करे, जबकि जमात इस्लामी का कहना है कि यही वो बात है जिसकी बुनियाद पर हम एहतजाज कर रहे थे। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, सिंध हुकूमत अब होश के नाखुन ले। अब सिंध हुकूमत को होश के नाखुन ले लेना चाहिए और वो तमाम बकायाजात, वो तमाम इख्तियारात जो 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट और 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में छीन लिए गए थे, वो फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी एक लाउड एंड क्लियर जिसे कहते हैं डायरेक्टिव इशू हो चुका है, तो उसे फौरी तौर पर वापस कर देना चाहिए। फारूक सत्तार ने 2013 के सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। 2013 का बल्दियाती कानून है, ये सिर्फ काला कानून नहीं था, ये काला लूटा कानून था। और अब मुल्क में एक मजबूत और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों की क़याम की राह हमवार होगी। अब सूबाई हुकूमत को 2021 की तरमीम को भी खत्म करना होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान अदालती मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। तमाम इदारे जिसमें MDA भी शामिल है और LDA भी शामिल है, यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और KDA भी शामिल है, और इसमें मास्टर प्लान और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर ये सब चीजें इसके नतीजे में डिवॉल्व होंगी तो मैं समझता हूँ फिर तो डेवोल्यूशन बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्शन आ जाएगी। वरना डायरेक्शन तो आइन के अंदर भी मौजूद है, और सिर्फ वाज और नसीहत से मसला हल नहीं हो रहा है। सियासी रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया कि हालात उसी वक्त बेहतर होंगे जब मास्टर प्लान बनाने से लेकर तमाम माली और इंतजामी मामलात बल्दियाती इदारों को दिए जाएं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। कहा, इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दें तो बाकी क्या घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस के एहतराम की बात तो की, मगर तनकीद में ये भी कह गए कि आज जस्टिस गुलजार का आखिरी दिन है तो उन्होंने ऐसा हुक्म दे दिया। बोले, जरूरत पड़ी तो नजर सानी की अपील की जाएगी। आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे इक़ामात करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए, हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं।
सिंध के बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल आ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब कराची वाले अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए अदालतों से भी ऐसे ही फैसले आएंगे। इख्तियारात और वसाइल जो है वज़ीर आला हाउस से निकलकर ग्रास रूट लेवल पर जाएंगे, वरना पटिशनें तो कितने कितने सालों से पड़ी रहती थी और रही हैं, उसके फैसले नहीं हुए। चूँकि कराची के लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि आवाम खड़ी हो गई है, पहली दफ़ा लोग इसके ऊपर वोकल हो गए हैं, तो मैं अब इसी तरह के फैसले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वो खड़े हुए हैं तो सारी बातें हुई हैं, लोग निकले हैं तो ये सारी बातें हुई हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं तो सारी बातें हुई हैं। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह की मुद्दत मुकम्मल होने पर आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उनके दौर के अहम फैसलों से मुतालिक जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदलिया का दौरे गुलजार भी इख्तिताम को पहुंचा। जस्टिस गुलजार अहमद 16 नवंबर 2011 को सिंध हाई कोर्ट से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मुल्क भर में गैर कानूनी तामीरात और रिफाई प्लाटों पर कब्जे इनके निशाने पर रहे। कराची में नस्ला टावर के साथ साथ गुजर नाला और कराची सर्कुलर रेलवे के रूट से कायम तजावुजात मस्मार करने का हुक्म दिया। अफवाज पाकिस्तान को दिफाई इस्तेमाल के लिए दी गई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खात्मे का फैसला सुनाया, जिसके बाद एयर और नेवल बेसिस पर कायम शादी हॉल्स बंद किए गए। सानिया APS पेशावर की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट न सिर्फ पब्लिक की बल्कि वजीर आजम को तलब करके शोहदा के वर्सा को मुतमईन करने का हुक्म भी दिया। सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से कराने का फैसला दिया। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर करने का सेहरा भी जस्टिस गुलजार के सर है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना लॉकडाउन और खुद नोटिस में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोलने के अहकामात दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की समाअत न करने का फैसला भी जस्टिस गुलजार ने दिया। अक़लियतों के मजहबी मकामात पर हमलों का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि मुल्ज़िमान से वसूलियों के अहकामात भी जारी किए। पंजाब में मुअत्तल शुदा बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की पटिशन भी पेंडिंग में मौजूद है। वाला फैसला बल्दियाती सुप्रीम कोर्ट का आज का होने वाला फैसला बल्दियाती एक्ट के हवाले से नहायत खुशाइंद है और ताज़ा हवा का झोंका है। अभी एक और पिटीशन जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने की हुई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इंशाअल्लाह जो मज़ीद शिकें रह गई हैं जो कि आर्टिकल 140A से मुतसादिम हैं, आइन से मुखालिफ हैं, अवाम दुश्मन हैं, जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तकरीबन 21 शिकें ऐसी हैं जो कि आर्टिकल 140A के मुतसादिम हैं, वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फ़ैसला दिया है उसके अंदर 2 बड़ी वाज़ेह शिकें थीं। आर्टिकल 75 और 74। 75 क्या थी? सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी कौंसिल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती थी, और 75 क्या थी? सूबाई हुकूमत किसी कौंसिल के इख्तियारात और जारी स्कीम को अपने हाथ में ले सकती थी। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो बौखलाहट, जो बिलबिलाहट नज़र आई है वज़ीर आला सिंध की और पंजाब का बल्दियाती निज़ाम बहाल करने में ताख़ीर पर लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बोले, विफाकी और सूबाई हुकूमत ने अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सवाल उठाया कि वो कौन से ज़राए हैं जो इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद अमीर तरीन हो गए? वो कौन सी ब्लैक डिक्शनरी है जिसके तहत इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को बहाल किया। 7 महीने तक इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार मुंह चढ़ाते रहे। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर और बेतौकीर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट 7 महीने तक अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करा सके। अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट को दोबारा फाल करे। वज़ीर आज़म बनने के बाद वो क्या 4 चांद लगे हैं कि इमरान न्याजी साहब का आमदन जो है 1.25 लाख रुपए के टैक्स से 1 करोड़ पे पहुंच गई। जो शख्स गैर मुल्की तोहफों में भी गबन कर जाए, आपने कौन सी ब्लैक डिक्शनरी में उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है? कहाँ हैं शहबाज, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं कि उन्होंने नैब और FIA को मुख्तलिफ इदारों में करप्शन के बारे में कितने खत लिखे। इस महीने बिजली 4 रुपये फी यूनिट महंगी होने की वजह हुकूमती करप्शन और नाअहली है। नवाज शरीफ की वतन वापसी को उनका सवाबदीदी इख्तियार करार दिया। ये हुकूमत के वजीर और नैब के चेयरमैन बताएंगे कि जब ये हुकूमत में आए थे तो 117 नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान था, आज 140 नंबर पे है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताए उसने कितने खत लिखे हैं नैब को या FIA को कि ये करप्शन मुल्क के मामलात में हुई है। उसके वजीर बताएं 4 रुपए के करीब बिजली बढ़ रही है इस महीने के बिल में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली है। क्या नैब को नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है? जो ये केस बनाते हैं कि ये टर्मिनल लग गए, ये टर्मिनल ना लगते तो सारा पाकिस्तान बंद होता। हम तो कहते हैं कि इसे सस्ता टर्मिनल दुनिया में दिखा दो, तुम लगा लो। ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का ये नैब ने करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब डेली बेसिस पे लगा हुआ है, उसने अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुशीर जो यहाँ से फरार हो गए, तो ये अपने ज़रा सासे लिख के दे जाएं कि इनके सासे हैं क्या। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान के झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मुल्क में किसान खाद के लिए और कोरोना मरीज पैनाडोल के लिए रुल गए हैं। वुज़रा के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि महंगाई से लोग रो रहे हैं। इमरान नियाजी के झूठ एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से इमरान नियाजी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इमरान नियाजी को सर्टिफाइड चोर और डाकू डिक्लेयर कर दिया है। इमरान नियाजी साहब ने झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। सरदार गिलानी साहब एक काबिल एहतराम इंसान है। ये पीपल्स पार्टी जाने और वो जाने, ये पीपल्स पार्टी का मामला है। PTI को भारत और इसराइली फंडिंग का ताना देने वाले अपना हिसाब कब देंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं मरियम सफदर और बिलावल अपनी अपनी पार्टी के फंड्स का हिसाब क्यों नहीं देते? नून लीग ने 9 अकाउंट्स खुफिया रखे, पीपल्स पार्टी ने भी करोड़ों रुपए छुपाए। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के दावों का पोल खोल दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस से अलहदा किया जाए। हमें इजराइल और भारत की फंडिंग के ताने देने वाले मैं मरियम सफदर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आगे क्यों नहीं बात करती? बिलावल अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आगे क्यों नहीं बात करते? 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रहे। 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं, वो उसका जवाब देने से कासिर हैं। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी है जो अनअकाउंटेड फॉर है। आप कह रहे हैं हम जजेस का घेराव करेंगे, हम अदालतों का घेराव करेंगे, तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। फौरी तौर के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ, मरियम सफदर अगर राना सनाउल्लाह के बयान की कोई तरदीद नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि ये शरीफ डॉक्ट्राइन है। अकबर एस बाबर की जो पिटीशन थी उसके साथ लगे जितने उनके दावे थे वो तमाम दावे जो है वो झूठे साबित हुए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें लिख दी हैं उसका मतलब यही है कि वो पिटीशन जो है वो फारिग होनी चाहिए। अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। आपको बताएं कि नून लीग की क़यादत की ईमा पर राना सनाउल्लाह ने अदालतों के घेराव की धमकी दे दी। शहबाज गिल का दावा, कहते हैं कि नून लीग की पुरानी पॉलिसी है कि लोगों को खरीदो, ना खरीद सको तो धमकियां दो और हमला कर दो। 3 रोज गुजरने के बाद भी इस पर सू मोटो ना आना हैरत और परेशानी की बात है। आज तीसरा दिन है जब से राना सनाउल्लाह साहब ने आला अदलिया से लेके निचली अदालतों तक धमकी दे रखी है। हैरानी इस बात की है कि अभी तक इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अदालती सो मोटो नहीं हुआ, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। अगर इसके ऊपर सब सन्नाटा रहा तो फिर यकीन कीजिए ये बात धमकियों से आगे निकल जाएगी। तो अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का सो मोटो ना होना बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो हम आला अदलिया से, आला अदालतों से ये तवक्को करते हैं कि अगर कोई शख्स अदालत को धमकी देता है, जजेस को धमकी देता है, उनके खानदानों को धमकी देता है, तो उसके ऊपर अभी तक जरूर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और अगर नहीं हुई तो हम अपील करते हैं कि इस स्टेटमेंट को देखा जाए और इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया जाए।
नैब के हाथों से बड़ी मछलियां फिसलने लगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 2 हफ्तों के दौरान नैब रावलपिंडी के 12 मुल्जिमान एहतसाब अदालत से रिलीफ ले चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से भी 17 मुल्जिमान बरी हुए। तो नैब के हाथों से बड़ी मछलियां फिसलने लगी है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 2 हफ्तों के दौरान नैब रावलपिंडी के 12 मुल्जिमान एहतसाब अदालत से रिलीफ ले चुके हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, अहम मुल्ज़मान जो है वो बरी होना शुरू हो गए हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत। और गुज़श्ता 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो सिर्फ नैब रावलपिंडी के ऐसे 12 मुल्ज़मान एहतसाब अदालत से रिलीफ ले चुके हैं, जिनमें पीटीए के साथ 21 अरब गबन केस में टेलीकॉम कंपनी के अफसरान जावेद फरोज, शाहिद फरोज शामिल हैं। तो बैंक करप्शन केस में यातुल्ला बंगश को भी रिहाई मिल गई है, बरियत मिल गई है इस केस में। इसी तरह सैदपुर विलेज की इराजी हत्याने के मुल्ज़िम हयात खान मंदूखेल बरी हो गए हैं। तो हाउसिंग फ्रॉड केस में भी 3 मुल्ज़मान, जबकि जाली एनओसी से सरकारी रकूम निकलवाने वाले 5 मुल्ज़मान भी नैब का दायरा इख्तियार खत्म होने का फायदा लेते हुए बरी हो गए हैं। इसी तरह लियाकत कायम खानी ये केस में जमानत ले चुके, तो आसिफ अली जरदारी भी। जबकि लाहौर की अगर बात करें तो सिर्फ गुज़श्ता रोज 17 मुल्ज़मान को तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ही बरी किया गया है, क्योंकि अदालतों का ये कहना है अब कि नैब का दायरा इख्तियार तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बाकी नहीं रह गया। तो ये पुराने ऑर्डिनेंस के तहत तमाम मुकदमात दायर किए गए थे नैब की जानिब से, जिनका अब नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दफा जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बड़ी मछलियाँ जो है वो अब नैब के हाथ से फिसलती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। नैब के हाथों से बड़ी मछलियां फिसलने लगी हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 2 हफ्तों के दौरान नैब रावलपिंडी के 12 मुल्जिमान एहतसाब अदालत से रिलीफ ले चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से भी 17 मुल्जिमान बरी हुए। 21 अरब गबन केस में टेलीकॉम कंपनी के अफसर जावेद फरोज, शाहिद फरोज बरी हुए, जबकि बैंक करप्शन केस में हयातुल्ला बंगश के खिलाफ केस भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ख़त्म हुआ। सैदपुर विलेज की अराजी हत्याने के मुल्जिम हयात खान मंदोखेल के खिलाफ भी केस खारिज हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा मेयर कराची के मातहत आ गया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सेनेटर फैसल सब्जवारी ने अदालती फैसले का मुतालिका पैराग्राफ भी शेयर कर दिया है, ट्वीट किया गया है उनकी जानिब से। समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने उस ट्वीट में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा मेयर कराची के मातहत आ गया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सेनेटर फैसल सब्जवारी ने अदालती फैसले का मुतालिका पैराग्राफ भी शेयर किया है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम की मुसलसल गैर हाजिरी का मामला गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से वाइस चांसलर को खत लिख दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, क्या कहा गया है खत में? जी देखिए, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के वाइस चांसलर को खत लिखा गया और उस खत का मतन ये था कि आए दिन यूनिवर्सिटी से गैर हाजिरी और फ़राइज़ की अदायगी में अदम तवज्जुही के बायस तदरीसी और इंतजामी सूरत हाल इंतहाई मखदूश करार दी है, जबकि बतौर वाइस चांसलर तकर्री के बाद से यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे और तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों में कोई तरक्की देखने में नहीं आई। जबकि गवर्नर सिंध ने यह भी लिखा खत में कि जिम्मेदारियों की अदम अदायगी के बावजूद वाइस चांसलर की हैसियत में खतीर रकम तनख्वाह की मद में जो है वो वसूल कर रहे हैं और इस मामले पर जो है तासुरात के साथ साथ वाइस चांसलर को जो है अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जल्द पेश करने की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमजम सईद, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रही थी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम की मुसलसल गैर हाजिरी का ये मामला, और ऐसे में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से वाइस चांसलर को खत लिख दिया गया है। और गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाक के नीचे शहरियों से बड़ा धोखा किया जा रहा है। शहर भर में 385 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। अफसरान और अहलकारों की मिली भगत से बगैर एनओसी प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, अब ये मामला सामने आ गया है, कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, 385 ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और लैंड सब डिवीजन है जिनका इंकशाफ हुआ है कि ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और एहलकार हैं उनकी नाक तले धोखाधड़ी का बाजार जो है वो गर्म है। मालकान जो है वो पैसे बटोर कर फरार हो गए हैं, जबकि शहरियों के करोड़ों रुपए जो है वो इन सोसाइटीज में फंस गए हैं और वो अपने चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ अदारों के, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी जो है वो नहीं मिल रहा। हमारे जिस सिलसिले में जब हमने बात की जीडी हुकाम से तो उनका ये कहना था कि 50 जो गैर कानूनी
सोसाइटीज हैं उनको सील किया गया है, मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हालत कुछ ऐसी है कि अभी भी यहाँ पे जो मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहाँ पे ये कारोबार धड़ल्ले से जो है वो जारी है, खरीदो फरोख्त हो रही है, लोगों को घेरा जा रहा है, आसान इकसाद के नाम पे लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी फरोख्त की जा रही है और उसके बाद ये अचानक से लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। और जब लोग करोड़ों रुपए की जायदाद खरीद लेते हैं तो उनको पता चलता है ना यहाँ पे उनको गैस मिलेगी, ना उनको बिजली मिलेगी और ना ही उनको यहाँ से पैसे जो है वो रिफंड हो सकेंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। गुजरांवाला से ये खबर है, शहर भर में 385 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। अफसरान और अहलकार की मिली भगत से बगैर NOC प्लॉटों की खरीदो फरोख्त जारी है। अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि बिल्डर्स पैसे बटोर कर फरार हो जाते हैं। शहरियों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं जो कि फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की फहरिस्त सामने आ गई है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद शहरियों को बिजली मिलती है, ना ही गैस के कनेक्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं। काफ़ी तशवीश में वहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ में हाउसिंग स्कीम्स के अंदर प्लॉट्स खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, काफ़ी परेशान है वो। तो ये इंकशाफ आया है सामने और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि बिल्डर्स पैसे बटोर कर फरार हो जाते हैं। शहरियों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की फहरिस्त सामने आई है जिसमें ये तमाम तर इंकशाफ सामने आया है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। तो पेश की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, अहम इजलास कल होने जा रहा है वाशिंगटन में। जी, ये इंतहाई अहम इजलास है पाकिस्तानी मईशत के लिहाज से, क्योंकि अप्रैल 2021 से IMF का जो प्रोग्राम है $6 अरब का वो तातुल का शिकार है। इस दौरान पाकिस्तान ने IMF की पेश की शराइत पूरी की हैं। मिनी बजट पास किया गया, 343 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई, स्टेट बैंक को वसीदार इख्तियारात दिए गए हैं, उसकी खुदमुख्तारी में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा किया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया और अब उसकी जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है तमाम तर प्रायर एक्शन की वो तैयार करके IMF को भिजवा दी गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा और $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है और साथ ही साथ IMF का जो बोर्ड प्रोग्राम है वो भी बहाल होगा। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे और साथ साथ तवाज़ुन अदायगी की सूरत हाल बेहतर होगी और जो दीगर आलमी इदारे हैं और ममालिक हैं वो भी पाकिस्तानी मईशत के साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान की इस मुश्किल हालात में मदद का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, सेनेट का इजलास जारी है जबकि शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं कि आज पूरा पाकिस्तान और ऑपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आप फरमाते हैं कि अचानक रात की तारीकी में ये बिल पेश कर दिया गया, जैसे कि ये बिल्कुल बेखबर थे। जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि ये बिल नेशनल असेंबली में पेश किया गया? क्या इनके इल्म में नहीं था कि नेशनल असेंबली में इनकी जमात ने इस बिल पर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया और वहां पूरी शदोमत से इसको अपोज किया और जो हंगामा हुआ वेल में आए वो सबने देखा। अब जब वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो एक फितरी अमल है कि उसको सेनेट में आना था, सेनेट में ज़ेर बहस आना था, यहां वोट होना था। ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे कि इनको इसका इल्म नहीं था? जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि IMF के बोर्ड ये कह चुका है कि हमने अपनी बोर्ड की मीटिंग करनी है और हमारे वजीर खजाना जो हैं उसकी बोर्ड की मीटिंग की एक्सटेंशन की दरखास्त कर चुके थे कि आप उसकी डेट को एक्सटेंड कीजिए ताकि हम सेनेट से भी ये बिल पास करवा सकें। और IMF का बोर्ड एक तारीख का इशारा दे चुका था। ये इतने बेखबर और इतने मासूम क्यों थे कि इनको, और इतने लाइल्म क्यों थे कि इनको उसका भी इल्म नहीं था? जनाबे वाला, फिर ये कहते हैं कि हमें बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। आपका दफ्तर और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये मसला अभी तक, ये उकदा हल नहीं हो रहा, ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है, पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है, माजरा क्या है। जनाबे वाला, ये कल सेनेटर दिलावर ने
मैं तो नहीं था, मैंने गुफ्तगू उनकी सुनी है। वो फरमाते हैं कि मुझे बुलाकर खुद मौजूद नहीं, मैं आया, इनकी दावत पर आया, इनके दफ्तर गया, दस्तक दी, खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। अब मैं मशवरा करता तो किससे करता, रहनुमाई हासिल करता तो कहां से करता? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहीं होते तो मशवरा करता। I am, don't tell me I've been in the house long enough, okay? Now, जनाब वाला, अब जनाब वाला वो किससे मशवरा करते? जनाब इधर बात है चेयर से जी। मैं आपसे, अब देखिए, हाय हाय जी जी कितने परेशान हो रहे हैं। मेरा जी ठीक है भी गवारा नहीं है आपको। सर इधर बात करें सर। आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। जनाबे वाला मैं जी मैं मुखातिब कर रहा हूं, बता दिया आप चेयर को मुखातिब करें। जनाबे वाला अगर मेरे इनको देखने से तशरीफ रखें बैरामा साहब प्लीज जी। सर अगर जनाबे चेयरमैन अगर प्लीज ऑर्डर में प्लीज तशरीफ जी। अगर मेरे देखने, अब मैं देख रहा हूँ जी प्लीज, मुझे कर रहे हैं जी मुझे अब एड्रेस कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाएं जी। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें जी प्लीज इधर, बस ठीक है जी मुझे कर रहे हैं, थैंक यू जी। प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी सर। अगर जनाब चेयरमैन अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूं और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। मैं जनाब वाला अर्ज करना चाहूंगा कि सेनेटर दिलावर क्या कहते हैं? सेनेटर दिलावर तशरीफ रखें प्लीज, अब तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर दिलावर कहते हैं, बैरामद तशरीफ रखें बैरामद साहब प्लीज, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें प्लीज। आई एम इन नो हरी जी सर। सेनेटर दिलावर जनाब चेयरमैन ये कहते हैं, तशरीफ रखें सर प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी। तशरीफ रखें सेनेटर साहब कुरैशी साहब प्लीज बात करें, मुझे एड्रेस करें चेयर को सर। तशरीफ रखें प्लीज मेरी गुजारिश है, तशरीफ रखें जी सर प्लीज तशरीफ रखें जी सर। चेयर को एड्रेस करें सर। may I request the honorable बैरामद खान तशरीफ रखें प्लीज। सर आप कंटिन्यू करें महमूद कुरैशी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जनवरी 2020 के बाद महंगाई की सालाना शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है कि जनवरी में मुसलसल 5वें माह भी महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, क्या बताया गया है, कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं? देखिए मुसलसल 5वां माह है जब महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जनवरी में 0.39% इजाफा हुआ है महंगाई में, और ये शरह तकरीबन 13% तक पहुँच गई है, और ये जनवरी 2020 के बाद दूसरी बुलंदतरीन शरह है। और बुनियादी इसमें वजह यह है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में, ट्रांसपोर्ट किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले 1 साल के दौरान। इस वजह से महंगाई बढ़ी है। शहरी इलाकों में 13% और देही इलाकों में 12.9% महंगाई हुई है। 7 माह का जायजा लें तो पेट्रोल 35 रुपये महंगा हो चुका है, और इसी तरह डीजल जो है वो 30 रुपये से ज़्यादा फी लीटर महंगा हुआ है। और साथ साथ LPG सिलेंडर जो है वो 644 रुपये महंगा हुआ, और इसकी कीमत 2326 तक पहुँच गई है। साथ साथ कुकिंग ऑयल घी जो है इसकी कीमतों में 90 रुपये फी केजी इजाफा हुआ है, और चिकन 184 रुपये। और इसी तरह जो सेहत और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं, जो तालीमी सहूलियात हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। हाउसिंग, वाटर, बिजली, गैस, ये तमाम आइटम्स हैं जिनके नर्ख या रेट बढ़े हैं पिछले 1 साल के दौरान, खास तौर पर 7 माह में। तो इसीलिए महंगाई जो है वो मुसलसल डबल डिजिट में जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए शकील। और अब आपको बताएं कि NCOC ने आज से मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया है। सरबराह असद उमर ने बताया कि 3.5 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए मोबाइल टीमों ने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर ये मुहिम शुरू होने वाली है, और इसके अंदर 55,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जो हैं
वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी और तो टारगेट सेट किया गया है। ये पहला फेज़ ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 1 फरवरी से, और ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस 2 हफ्ते के अंदर जो हमारा टारगेट हमने सेट किया है, हदफ जो रखा गया है, वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी है हमने। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।